यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम एग्रीकल्चर को कवर करने वाले हैं। हमारे मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर 14 है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हर दुनिया में हर जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है। ये पहला बेस था इकोनॉमी के डेवलपमेंट का। ओके, कोई भी सिविलाइजेशन हो, एग्रीकल्चर के बेस पे ही सोसाइटी का क्रिएशन हुआ। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के एक एडवांस वर्जन की, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये नया टॉपिक है, मतलब नया कॉन्सेप्ट है। टॉपिक तो पुराना है, नया कॉन्सेप्ट है। जैसा आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना है, इसी तरीके का होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जैसे बिना हार्म किए एनवायरमेंट को एक जुडिशियल यूजेज होता है रिसोर्सेज का, जिसमें कोई भी तरीके का फ्यूचर के नीड को हम हार्म नहीं करते हैं, उसको हम ध्यान में रखते हैं। आज की जरूरत भी पूरी होती है और फ्यूचर की भी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो है ये होता है एक्चुअली में सोइल पे, और सोइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना एग्रीकल्चर होना है। तो हम एग्रीकल्चर को इस तरीके की प्रैक्टिसेस में या इस तरीके से प्रैक्टिस करके एग्रीकल्चर को फॉलो करें जिसमें सोइल की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट ना हो और वो लंबे समय तक फर्टाइल रहे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी एग्रीकल्चर को उतना ही यूटिलाइजेशन कर सके और एक्सप्लॉयटेशन कर सके जितना आज की सोसाइटी अपने नीड्स को फुलफिल करने में लगी हुई है। ओके, ये चीज है। एक और है इरिवर्सिबली डैमेजिंग द एनवायरमेंट। जैसा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स का यूज करने की वजह से खराब हुआ, उसके साथ साथ वाटर्स और उससे रिलेटेड बाकी नेचुरल एनवायरनमेंट का भी जो एम्बियंस है वो भी खराब हुआ। तो वो चीज ना हो, ऐसा ना हो, हम टॉक्सिसिटी उसकी जो है वो मेंटेन कर सके। ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी इंटेंसिव प्रैक्टिसेस जो है वो लीस्ट करें, कम करें, और इस तरीके से कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है ताकि लंबे समय तक इसको सस्टेन किया जा सके। ओके, इट एड्रेस मेनी एनवायरमेंटल सेफ प्रैक्टिसेस, जिसमें आप इनोवेटिव और इकोनॉमिक वायबल यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मर्स, लेबर्स का यूज होना चाहिए, अच्छे जुडिशियल यूज होना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स एंड मेनी अदर्स इन एंटायर फूड सिस्टम, इन सभी को जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, उसके अलावा इट इज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट यूजिंग फार्मिंग टेक्निक्स दैट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड नॉट हार्म द एनवायरमेंट। ओके, तो कुल मिला के एनवायरमेंटल क्वालिटी या फिर इक्वालिटी को बचाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, फार्मर्स का भी और आसपास के कम्युनिटी का भी। प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद अफोर्डेबल तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ हाई क्वालिटी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी जाके ह्यूमंस का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और बाकी एनिमल्स का भी डेवलपमेंट, क्योंकि फूड सोर्स है एनर्जी का, अच्छा मिलेगा तो अच्छी एनर्जी होगी। डिक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल, जो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज की इफिशियंसी बढ़ा देगा। इट विल लास्ट फॉर जनरेशंस टू कम, तभी तो सस्टेनेबिलिटी को हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन होना चाहिए फार्मर्स के लिए। प्लानिंग लेवल पे इसको वन मस्ट कंसिडर टू टेक अकाउंट ऑफ लोकल ज्योग्राफी, कि उस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्या न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट है, किसकी डिफिशियंसी है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्रॉप्स का सिलेक्शन, वो भी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का फीचर है। उसके साथ साथ फार्मर मस्ट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, किस तरीके का क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉपिंग करना है, मोनोकल्चर फॉलो करना है, ये सब हम आने वाले टाइम में करेंगे। तो ये चीजें हैं। सेवरल मेथड्स एडॉप्टेड, कई सारे मेथड एडॉप्ट किए गए हैं, जैसे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, selection of improved variety to suit the need of climate and soil management by proper method of tillage, सही तरीके से टिलिंग करना ताकि इरोजन कम हो, ह्यूमस और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बरकरार रखे, एरिडिटी भी बनी रहे, ऑक्सीजन का मिक्सचर भी होना चाहिए। तो इसी में पहला जो क्रॉपिंग है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर डाइवर्स क्रॉपिंग। क्या होता है? 2 or more crops are grown सेम टाइम इन अ फील्ड, एक समय में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं, इसलिए हो जाता है मिक्स्ड।
लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप इज ग्रोन विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक जो कि 9 महीने चाहिए वो लगा लेते हैं और एक 3-4 महीने के लिए लगा लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब तक 6 महीने वाला बड़ा होगा तब तक छोटा वाला कंप्लीट हो जाएगा उसका साइकिल। और न्यूट्रिएंट्स का साइकिल और वाटर का बैलेंस एटमॉस्फेयर में और एनवायरमेंट में बना रहता है। ओके, फिर उसके बाद में कई प्रोसीजर्स हैं जिनको हम डाइवर्स या मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम फॉलो करते हैं, जिसमें है पॉलीवेरिएटल कल्टीवेशन। इसमें कई तरीके की जेनेटिक वैरायटीज एक ही क्रॉप की यूज की जाती है। फिर है इंटरक्रॉपिंग, जहां 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स सेम टाइम में यूज किया जाता है, जिसमें दोनों प्लांट्स जो होते हैं, दोनों क्रॉप जो होते हैं वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट वाले होते हैं। ठीक है, जैसे एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, दूसरा नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग होगा, ताकि वो एक नाइट्रोजन को यूटिलाइज करे, दूसरा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स कर दे, तो बैलेंस जो है वो बना रहेगा न्यूट्रिएंट्स का। फिर है पॉलीकल्चर, इसमें डिफरेंट प्लांट मैच्योरिंग एट वेरियस टाइम्स। तीनों में क्या है, पहले वाले में जेनेटिक वैरायटी, दूसरे वाले में 2 अलग अलग प्लांट्स अलग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट वाले, और पॉलीकल्चर में है डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग प्लांट अलग अलग टाइम पे, जैसा पहले बताया कि एक 3 महीने में, एक 6 महीने में मैच्योर हो रहा है। इस तरीके के वैरायटी को हम डाइवर्स या मिक्स्ड क्रॉपिंग में रखते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, बिकॉज इसमें फर्टिलाइजर्स एंड वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग टाइम पे होता है, तो एकदम से कम नहीं होता है, सबसे पहली बात तो। फिर पेस्ट भी कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट्स मिल जाता है इनको, वो अपना, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे एक ही पैटर्न में लगाएंगे तो जो हैबिटेट चाहिए वो नहीं मिलेगा उस पेस्ट को, तो वो क्या करेगा, फिर वो अटैक करेगा। अभी अलग अलग क्रॉप है तो अलग अलग टाइम पे उसको अपना घर मिल जाता है, वो वहां पे शांत अटैक नहीं करता है। फिर है मोनोकल्चर, ये यूएस में जो फार्म्स देखे हैं वो वाला कल्चर है। इसमें मैकेनाइजेशन होता है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि फील्ड्स बहुत बड़े होते हैं। एक ही तरीके का जो क्रॉप है वो पूरे उसमें सिस्टम में उगाया जाता है। बहुत सारा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। इसी के वजह से नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा तेजी से डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, अकम्पनीड बाय अदर फैक्टर्स आल्सो। ओके, इस प्रैक्टिस को जो है प्रोडक्टिव होता है स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में ये नुकसानदेह होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये तो नुकसान करते ही करते हैं, और वाटर एरिया में डिफिशियंट हो जाता है इस वजह से। फिर दूसरा आता है क्रॉप रोटेशन। अब जैसा कि वर्ड नाम शो करता है, रोटेट होगा, क्रॉप्स जो है ना वो टाइम टू टाइम रोटेट होंगे। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन रेगुलर सक्सेशन इन अ फील्ड, एक ही फील्ड में रेगुलर सक्सेशन के साथ क्रॉप को उगाना, जैसे पहले गेहूं, सरसों, फिर उसके बाद कुछ और उगा दिया, इस तरीके की प्रैक्टिस को। अब इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि sowing a leguminous crop as the rotation crop is very useful because leguminous plant क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसको प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज कर सके। ओके, तो ये नाइट्रोजन लेवल के बैलेंस को मेंटेन करता है और किसी भी तरीके के इम्बैलेंस को रोक देता है। उसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटीज अलोंग विद एप्लीकेशन लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर, ठीक है, तो ये भी चीजें इसमें कर सकते हैं। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू ग्रो 2 और समटाइम्स 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सक्सेशन। इस तरीके के क्रॉपिंग को हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास जनरली हमने ये नोट किया है, राबी का सीजन आता है, खरीफ का आता है, और उसके बाद में बीच में जो आता है वो जैद का आता है। तो 3 सक्सेशन में जो है आप क्रॉप को उगा लेते हैं। इस तरीके के मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो बोलते हैं। तो इंडिया में मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न में मतलब कल्टीवेशन होता है। क्या चीजें ऐसी हैं जो क्रॉप रोटेशन में जब आप रोटेट करके उगाते हैं तो ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात तो लेगुमिनस क्रॉप जो है वो जरूर उगाना चाहिए। क्रॉप्स रिक्वायर्ड लेस वाटर, जिसको कम पानी की जरूरत है, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय वन विच रिक्वायर्स मोर। फिर उसके बाद में लेस मैन्योर शुड बी सोन आफ्टर वन दैट रिक्वायर्स मोर मैन्योर। मतलब फर्टिलाइजर वाला एस्पेक्ट, वाटर वाला एस्पेक्ट और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन वाला एस्पेक्ट, ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाली चीजें बार बार यूज करके उगाना है। इंपॉर्टेंट क्या है
पैटर्न देखो, जैसे ग्रीन ग्राम हरा चना हो गया, लेगुमिनस प्लांट है, फिर व्हीट है, फिर लेगुमिनस आ गया आपका, ठीक है। ग्राउंड नट, व्हीट, मूंग, ये यूज किया जा सकता है। अरहर, शुगर केन, व्हीट, फिर मूंग, ये सबसे बेस्ट होता है। इसे चारों साल मतलब पूरे साल आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर पैडी हो गया, फिर व्हीट हो गया, फिर मूंग हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो इंटरक्रॉपिंग में करते हैं। अब अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें तो ये कैसे होगा? ऑप्टिमम डाइवर्सिटी मे बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग और उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग में फर्क है। प्लांट्स के साथ साथ एनिमल का रियरिंग, ये आ जाता है आपके मिक्स्ड फार्मिंग में। मिक्स्ड क्रॉप अलोंग विद लाइव स्टॉक, दिस हैव सेवरल एडवांटेजेस, बहुत सारा एडवांटेज होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली ऑन मोर लेवल लैंड एंड pastures of forages and steeper slopes will reduce soil erosion. Pastures and leguminous forage crops in rotation enhances soil quality and reduces erosion. जो pastures होता है, जैसे आपने एक बार उगा लिया, और जो slopes होते हैं उसमें इरोजन का सबसे ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो जनरली ये माउंटेनियरिंग इलाके में ये चीजें देखी जाती है। और वैसे भी जो भी सोइल होता है जनरली भी फ्लैट नहीं होता है कोई एरिया, वो थोड़ा सा स्लोप जरूर होता है, तो रेन वाटर के कॉन्टेक्स्ट में वो बह जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टॉक कैन बफर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लो रेनफॉल पीरियड्स बाय कंज्यूमिंग क्रॉप्स रेजिड्यू व्हिच इन प्लांट्स ओनली सिस्टम्स वुड हैव बीन कंसिडरेबल क्रॉप फेलियर। तो लाइव स्टॉक, जो अगर आपका क्रॉप फेल भी हो गया तो जो लाइव स्टॉक है वो आपको सस्टेन कर देगा। Feeding and marketing are flexible in animal production system. This can help in cushion farmers against price fluctuations. जो आपके मंडी में प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उस चीज को, प्लस में कई बार आपके पास अगर मैकेनाइजेशन नहीं है तो आप उन ड्रॉट एनिमल्स को यूज कर सकते हैं लाइफ स्टॉक से, जिससे आप खेती कर सकते हैं, टिलेज कर सकते हैं। एक टर्म आता है स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है। इट इज अनदर मेथड ऑफ सॉइल इरोजन। इससे होता क्या है? इन्वॉल्व्स प्लांटिंग द मेन क्रॉप इन वाइडली स्पेस्ड रोज एंड फिलिंग द स्पेसेस विद अनदर क्रॉप टू एंश्योर कंप्लीट ग्राउंड कवरेज। स्ट्रिप्स जैसा होता है ये, अच्छे खासे गैप पे यहां उगा दिया, यहां उगा दिया, यहां उगा दिया, और बीच में कंप्लीट जो है वो मतलब कवर करने के लिए कोई दूसरा जो है स्पेस क्रॉप जो है वो उगा दिया जाता है। ग्राउंड इज कंप्लीटली कवर्ड सो इट रिटार्ड्स वाटर flow which thus soaks down into the soil, consequently reduces erosion problem. तो बीच बीच में इतने प्लांट्स होते हैं कि वो किसी भी तरीके से सोइल को मूव करके बियॉन्ड नहीं जाने देते हैं, तो वो बाइंड करके रखते हैं, और उससे क्या होता है? सोइल इरोजन जो है वो मैनेज हो जाता है। ओके, फिर है सोइल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट। अ हेल्दी सोइल इज की कंपोनेंट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और आपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का डेफिनेशन में भी देखा कि सोइल की फर्टिलिटी को कंटेन करके रखना, मतलब उसको लूज नहीं होने देना है। दिस इज दैट अ हेल्दी सोइल अलोंग विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसेस हेल्दी क्रॉप दैट आर लेस ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीज। बीमारियां नहीं होंगी और उन पे डिजीज भी नहीं लगेगा। ओके, पेस्ट अटैक भी नहीं होगा अगर हेल्दी होंगी तो। Accordingly, soil must be protected and nurtured to ensure long-term productivity and stability. Methods of protection include using cover crops, compost, reducing tillage. इसमें artificial method से भी आता है जिसमें बोलते हैं mulching, ठीक है। mulch होता है ये moisture by dead mulches. This increases water holding capacity. तो mulching भी करते हैं प्लास्टिक के बैग से। ओके, ये सारा है। फिर है न्यूट्रिएंट में जो मैनेजमेंट है उसमें एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीन सोर्सेज है जहां से न्यूट्रिएंट्स होता है। तो एयर से कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉइल से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें नाइट्रोजन, इसको लेगुमिनस प्लांट चाहिए होते हैं फिक्स करने के लिए। फिर फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर, और दूसरा है माइक्रो, बहुत छोटे अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, फिर उसके बाद में क्लोराइन, ये मोलिब्डेनम। ये कुछ
न्यूट्रिएंट्स है जिसको सोइल की जरूरत होती है, ठीक है। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट, कैटेगराइज्ड इन न्यूट्रिएंट एज अ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, एयर सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद में वाटर जो है वो सप्लाई करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपका एक तो ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ये हाइड्रोजन। उसके बाद जो बचते हैं 13 न्यूट्रिएंट्स, 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर है, और बाकी के जो स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? मैक्रो, ये आपको हमने अभी डिस्कस किया, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये शॉर्ट फॉर्म से उनके, आई मीन ये Ca से हम इसको डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। फिर माइक्रो में Fe हो गया, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, ये सारी चीजें होती हैं। कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स अदर देन अबव सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम एंड निकल या सिलिकॉन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल अमाउंट में। अब होता क्या है कि जब क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं तो सोइल की क्वालिटी और सोइल में अवेलेबल ये मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स, इनको हम कंसीडर करते हैं। फिर हम उसको मैच करते हैं कि कौन सा प्लांट यहाँ पे सबसे ज्यादा बेटर सूट करेगा, इसको बोलते हैं जुडिशियल यूज। ओके, अब नाइट्रोजन की बात करें तो इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड प्रेजेंट इन मैनी कंपाउंड्स, लेकिन इसका यूज जो है वो नहीं किया जा सकता है। N is an integral part of chlorophyll, primarily absorber of light energy, जिसको फोटोसिंथेसिस में जरूरत पड़ती है। It imparts vigorous vegetative growth and a dark green color to plant, और ये चीज जो है फिक्स करना पड़ता है प्लांट को। Phosphorus, essential part of enzyme which help the crop to fix light energy। तो फोटोसिंथेसिस में कई बार आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस। ओके, इट फॉर्म्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। प्लांट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ये कैरी करता है, म्यूटेटिंग ग्रोथ को भी जो है मोटिवेट करता है। फिर उसके बाद है पोटेशियम के, इन्वॉल्व प्रोसेस विच एंश्योर्स कार्बन एसिमिलेशन। ओके, फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ सुगर्स एंड प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में, ये इनकी जरूरत होती है स्टोर करने में भी, और उसके साथ साथ पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। देखो, ह्यूमन का भी अगर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता लगेगा, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्ट। ओके, पोटेशियम आयन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रेगुलेशन एंड अपटेक, ठीक है। फिर अदर की बात करें तो मैग्नीशियम अकर्स इन क्लोरोफिल and is an activator of enzyme. Sulfur forms part of 2 essential amino acid which are among many building blocks of protein. It is also found in vitamin B1 and it is an important element in enzymes. Calcium की बात करें, required for plant growth, cell division and enlargement of cell. इन तीनों चीजों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। It is also vital for pollen growth and to prevent लीफ फॉल, पत्तों के गिरने से रोकने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है।